हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स में क्या देख रहे हैं? लॉज ऑफ मोशन, है ना। क्या देख रहे हैं बच्चों? लॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन में क्या है हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ लिए थे जस्ट इसके पिछले वीडियो लेक्चर में। उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ लिए, थर्ड लॉ पढ़ लिए। तो थर्ड लॉ के बाद हम लोग जो थर्ड लॉ था इसको जस्ट इसके पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। उसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है इम्पल्स, उसकी बातचीत हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बेटा इम्पल्स क्या होता है। तो देखिए जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर, मतलब लार्ज अमाउंट फोर्स यानी बहुत ज़्यादा फोर्स किसी भी बॉडी पर बहुत कम समय के लिए वर्क करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला? When a large amount of force acting on any body for a very small time, it is known as impulse। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्रिकेटर है, वह करता है अपने बैट से बॉल को जैसे हिट करता है, तो आप देखते हैं बॉल और बैट के बीच में जब टक्कर होती, कोलिजन होता है, कितने समय के लिए होता है? बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है ना। तो आप देखते हैं लेकिन फोर्स क्या लगता है? बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे बैट से उठाया, ये खींच के मारा, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लेकिन बहुत कम समय के लिए लगा। तो उस समय को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। बात समझ गया आप? यही होता है इम्पल्स। आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए क्या लिख लेंगे इम्पल्स के बारे में? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट, when a large force acts, है ना, act for an extremely short duration, for an extremely, है ना, क्या बच्चा? for an extremely short duration। यहां तक दिख रहा है सबको? हाँ, extremely short duration, extremely short duration neither the magnitude of the force है ना, NEITHER, neither the magnitude of force nor the time for which it acts is important। In such a case, the total effect of force, total effect of force is measured, है ना। क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो यहां पे क्या लिखा मैंने कि when a large force act for an extremely short duration, बहुत कम समय के लिए वर्क करता है। नीदर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नॉर द टाइम फॉर विच इट एक्ट इज इंपॉर्टेंट। ना कितना फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और ना टाइम, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इन सच अ केस द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड। इस केस में हम केवल कितना फोर्स लगा इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये होती है कहानी। ठीक, चलिए अब द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, जो हम यहां पे लिख देते हैं द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना। जो टोटल इफेक्ट है फोर्स का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है तो इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, ये हो जाता है फॉर्मूला। इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू टाइम। ठीक
तो आप लिख सकते हैं इम्पल्स को, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इम्पल्स आई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू फोर्स यानी वेक्टर एफ इंटू डी टी, कि कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए वर्क कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डी टी हमने लिख दिया। ठीक, तो चलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए फटाफट, क्या कर लीजिए बच्चा पार्टी, इसको लिख लीजिए। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, है ना, आप ये भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। कोई भी फोर्स बहुत कम समय के लिए अगर वर्क करता है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स बोल सकते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, तो एक्सीडेंट में बहुत, अगर कोई बहुत फास्ट स्पीडिंग वाली कार आके टक्कर होती है, कोई व्हीकल टक्कर होते हैं, तो बहुत टक्कर देखो जो होती है आपकी, जो कोलिजन होता है बहुत कम समय के लिए होता है, पटाख से लड़के पीछे, लेकिन बहुत कम समय के लिए लगाना, तो जितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा, है ना, व्हीकल्स का। ठीक, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसकी बात करते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए इसकी बातचीत कर लेते हैं। ये क्या कहता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी भी सिस्टम पर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तब क्या होता है, जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, मैंने क्या समझाया कि अगर किसी भी सिस्टम पर, मान लीजिए उस सिस्टम का मास कांस्टेंट है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो मोमेंटम होता है उस सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी बदलता नहीं है। ठीक है, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं बच्चों। तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, एक्ट्स ऑन अ सिस्टम of constant mass, of constant mass, of constant mass, the total momentum of the system, the total momentum of the system, the total momentum of the system remains constant, remains constant with time, with time, with time। ठीक है, टाइम के साथ क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बच्चा, कांस्टेंट रहता है। ठीक, इफ एक्सटर्नल EXT, FEXT का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमारा क्या है, जीरो है, देन हम बोल सकते हैं, देन हम क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम को देखो हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, P से लिखते हैं। तो P इनिशियल is equals to P final, P initial equals to what, P final, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बातचीत करते हैं।
तो बच्चा पार्टी इस पे डिपेंडेंट, जैसे जो आपका रॉकेट प्रोपल्सन होता है, रॉकेट जब ऊपर की तरफ फायर किया जाता है तो उस केस में क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्सन के केस में क्या होता है कि आपको जो रॉकेट ऊपर की तरफ भेजा जाता है तो उस समय जो लॉन्चिंग पैड होता है उसका मोमेंटम तो जीरो होता है, लेकिन जैसे ही फायर किया जाता है वो पूरा आग है ना, पूरा स्मोक नीचे आता है, तो क्या होता है, रॉकेट चूंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, जो इनिशियल है वही फाइनल, तो उसको क्या करता है, नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है और ऊपर की तरफ वो उड़ जाता है, ठीक है, तो फ्लाई कर जाता है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का काम हो रहा है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। क्या लिख सकते हैं बेटा, रॉकेट प्रोपल्सन आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसको वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है ना, कि लॉन्चिंग पैड का मोमेंटम अगर जीरो है तो, लेकिन रॉकेट को जब अगर फायर किया जाता है तो क्या होता है, पूरा जो स्मोक होता है, एग्जॉस्ट होती है उसकी गैसेज, वो क्या करती है, नीचे की तरफ प्रेशर लगाती हैं, चूंकि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, तो इसलिए रॉकेट क्या होती है, ऊपर की ओर चलने लग जाती है, ठीक है। तो आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बातचीत करते हैं मोशन ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट। मोशन ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट, इसकी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। मोशन ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। लिफ्ट में बेटा, लिफ्ट में सब लोग इसमें जो हैं बच्चे, वो सारे बच्चे लिफ्ट में तो बैठे ही होंगे, है ना। लिफ्ट में बैठेंगे मतलब लिफ्ट में खड़े हुए होंगे, है ना। लिफ्ट क्या करती है, उसको मान लो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फ्लैट्स हैं, तो उसमें ऊपर जैसे 10वें माले पे जाने के लिए या 12वें 15 20 25 माले होते हैं, है ना, स्टोरीज होते हैं, उसके ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं हम, सीढ़ियाँ तो चढ़ेंगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा, प्लस थक भी जाएंगे, तो इसलिए क्या लगी होती है, लिफ्ट लगी होती है। लिफ्ट के अंदर घुसे, हमें 5th फ्लोर पे जाना है, 5th क्लिक किया, लिफ्ट बंद हुई, ऊपर आपको लेकर चली गई 5th फ्लोर पे, है ना। 5th से नीचे आना है, ग्राउंड फ्लोर पे आना है, जी प्रेस किया, गेट बंद हुआ, तुरंत नीचे आ गए आप, है ना। तो कहने का सेंस है, जब आप लिफ्ट में अंदर जा करके आप ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं तो उस समय आपके वेट में क्या फ़र्क पड़ता है। आप सब, अगर जो बच्चे इसमें बैठे हैं उन्होंने अगर फील किया होगा इस बात को, जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो हल्का सा उनका वेट जो है लगता है कि इंक्रीज हो गया है, लगता है, होता नहीं है इंक्रीज, आपको फील होता है कि वेट इंक्रीज हो गया। उसके बाद फिर आपको वेट कांस्टेंट लगने लग जाता है। उसी के बाद जब जैसे आप लिफ्ट में जाते हैं अंदर और नीचे की तरफ आते हैं ग्राउंड फ्लोर में, तो जैसे लिफ्ट नीचे की ओर मूव करना शुरू करती है तो तुरंत आपको लगता है मेरा वेट क्या हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया, यू फील विद लेस वेट, है ना। तो आप समझ पा रहे हो बात को, बहुत कम, मतलब आप फील करते हो कि मेरा वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या कहानी है, कैसे बदलता है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप सबको पता है, अगर लिफ्ट खड़ी हुई है, आप अंदर जाते हैं, अगर आप किसी भी बॉडी को अंदर जाते हैं तो उस बॉडी का मास अगर m है तो मास उसका m ही रहेगा, और उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटी के इक्वल होगा, यानी mg के इक्वल, यानी जो उसका वेट कहाँ काम करेगा, हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, mg। तो आइए इस बात को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इस बात को आप लिखना क्या है, आप तो समझ ही गए हैं कि आप लिफ्ट में गए तो वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ हमेशा काम करता है। यानी लिफ्ट में आप गए, है ना, मान लीजिए आप ये लिफ्ट में गए अंदर की तरफ, है ना, लिफ्ट में गए आप अंदर की तरफ, तो इसका जो वेट होगा कहाँ काम करेगा, ये मास m है तो इसका mg वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। इसको बैलेंस करने का रिएक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा, r ऊपर की तरफ काम करेगा, है ना। तो ये कहानी होगी। तो सिंपल सी बात है, आप समझ के चलिए, अगर लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, देखो कई केस होते हैं, जब लिफ्ट कांस्टेंट होती है तो आपका वेट क्या होगा, है ना, और जब लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होती है, या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, उसमें आपका वेट क्या होगा, है ना। रस्सी टूट जाए उस समय आपका वेट क्या होगा। तो सारी केसेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला ही केस हम लोग ले लेते हैं बेटा, कौन सा, कि व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, व्हेन द लिफ्ट is moving upward, is
मूविंग अपवर्ड। लिफ्ट कहां मूव करे बेटा, ऊपर की तरफ मूव करे तो क्या होगी कहानी, आप समझिए। तो देखो फोर्स कितना लगे, देखिए ये लिफ्ट कहां जा रही है बेटा, ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, मान लो, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको पता है ऊपर की तरफ जा रही, तो इस पे जो नेट फोर्स काम करने वाला है, ऊपर की तरफ जा रही, तो इसमें इसका मतलब है कि पावरफुल कौन है, आर, तो यानी कि उसको मेजर करते हैं ऐसे, तो आर में से किसको माइनस करते हैं, एम जी को। मतलब कि आप समझ के चलिए लिफ्ट जिधर जा रही है उसमें से क्या करेंगे, दूसरे वाले को माइनस। जैसे इसमें लिफ्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड मतलब आर में से किसको माइनस करेंगे, एम जी को। अगर यही लिफ्ट क्या होती बेटा, नीचे की तरफ आ रही होती, तो किससे, एम जी से किसको माइनस करते, आर को माइनस करते, ठीक। वो बड़ा हो जाता है, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, गॉट इट। तो जो आपका टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आर माइनस एम जी हो जाएगा। लिफ्ट का फोर्स क्यों होगा आर माइनस एम जी, मैंने आपको समझा दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बड़े में से छोटे को माइनस करके चलेंगे, ठीक है। तो आर माइनस एम जी हो गया। और आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, तो एम जी इधर आएगा, तो एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू वॉट, आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम कॉमन, तो हो जाएगा ए प्लस जी, क्या हो जाएगा, ए प्लस जी। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, आर जो आपका देखो इसको बोलते हैं क्या, एक्चुअल वेट। ये क्या होता है हमारा, एक्चुअल वेट होता है, एक्चुअल वेट। और ये हमारा क्या होता है बेटा, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट होता है, क्या होता है बेटा, एपरेंट वेट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्चुअल वेट बोलते हैं, ठीक है। तो कहानी क्या है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो मास है उसमें आपने कुछ जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब है सिंपल सी बात है, जो आपका एपरेंट वेट हो जाएगा, ए पी पी आर ई एन टी, एपरेंट वेट, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा किससे, एक्चुअल वेट से, एक्चुअल वेट से। आप समझ के चलिए, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका वेट ज़्यादा। और आप फील भी तो करते हो ज़्यादा वेट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जैसे मूव करती है, वहाँ मोशन करती है अपवर्ड की तरफ, तो आप क्या करते हैं हल्का सा वेट बढ़ा हुआ फील करते हैं। कैसे करते हैं, ये रहा प्रूविंग उसका, ठीक है। तो R इज इक्वल टू एम ए प्लस जी, है ना, एक्सेलरेशन लिफ्ट का प्लस ग्रेविटी, तो कुल ना करके आपका जो एपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, किससे, एक्चुअल वेट से, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस बात को समझ के चल सकते हैं। अब इसी की तरफ लिफ्ट अगर कहाँ मूव करे बेटा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करे, तो उस केस में, तो पहले इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन करिए। नोट कर लिया, चलिए। तो देखिए बच्चों, अब जो आपका दूसरा केस है, जब लिफ्ट नीचे की ओर मूव करती है, उसको हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अच्छे से आप इसको पढ़ाई करिए, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियोस, अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बिल्कुल अच्छे से आपको प्रिपेयर कराई जा रही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।